हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 शताब्दी से लेकर 1750 शताब्दी तक। ये है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड। हमने जो है आज जो हम पढ़ेंगे रजिया बेगम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गुलाम वंश के ये भी एक शासिका थी। ठीक है, ये महिला होने के बावजूद भी जो है अपने सल्तनत का उसने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा और उसके वजह बाद जो है इस कई विद्रोह का भी सामना उसको करना पड़ा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको समझना भी चाहिए, सोचना चाहिए और विचार भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर पाऊंगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं वीडियो और परे मारते हैं। तो बच्चों कहते हैं ना कि स्वार्थ जो होता है कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए सिर्फ करते हैं वो कामयाब कहाँ से होंगे? क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके हित में रहता है। कारण ये है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं 8th 9th 10th 11th 12th, तो उनके लिए जो भी है यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। प्लस जो NIOS बोर्ड कर रहे हैं, जो आपके दोस्त हो कोई भी हो, और जो NIOS 10th +2 कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको साथ आपके मित्रों को भी, आपके भाई बहनों को भी बहुत फ़ायदा रहेगा। प्लस जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है 6 सेमेस्टर से आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट को है जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर कवर करता है। तो इसके लिए भी आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी रहता है क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में वो प्राप्त होगा और आप उसका फायदा उठा सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सिर्फ क्या होगा, आप टॉपिक रिसर्च करोगे, बहुत से तरह के टॉपिक आएंगे, बहुत जगह कन्फ्यूजन भी रहेगा, तो कन्फ्यूजन के साथ एग्जाम में देने जाओगे। कहते हैं ना, देखो तो अच्छे से देखो तो एक ही को ही गुरु बना के देखो। कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करोगे तो आप पता है कभी यहाँ का सीख लोगे तो वहीं वहाँ का, ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। सीखो तो कहीं अच्छे जगह से सीखो और एक ही जगह से सीखो जहाँ से आपका जो है पूरी तरह से विकास हो सके। चलिए, ये बात तो आपके लिए था। आज जो हम करेंगे वो है रजिया सुल्तान के आरंभिक जीवन और उसके जो सफलताएं। इससे पहले हमने जो किया था वो था इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवन और उसकी सफलता के बारे में हमने पढ़ा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कहते हैं कि इल्तुतमिश जो था उसके बाद जो है रजिया सुल्तान जो थी बहुत ही योग्य शासक बनी। लेकिन कहते हैं ना, महिलाओं को तो आज के समाज क्या पुराने समाज में भी उच्च कोटि की दर्जा नहीं दी जा रही थी, तो इसकी भी बहुत कठिनाइयाँ थी। ठीक है, ये भी जो है थी गुलाम शासक वर्ग से ही संबंधित थी। कहते हैं मंत्रिकर्ण भारत में 4 स्त्रियों ने इतिहास में अपना नाम पाया था। इसमें से रजिया, नूरजहां और जो दुर्गावती तथा चंदा बीवी, ठीक है, और दुर्गावती तथा चंदा जो चांद बीवी ने अपने पुत्र का संरक्षण करके शासन किया था। नूरजहां शासिका नहीं थी परंतु वह शासकों से कम भी नहीं थी। उसने अपने पति जहांगीर के शासनकाल में असीमित शक्ति का प्रयोग भी किया था। रजिया बेगम इस सबसे आगे थी। वह केवल नाम की सुल्तान ही नहीं थी अतुल वह सुल्तान की शक्ति का प्रयोग भी करती थी। सभी दास शासकों की भांति उसे भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नारी होते हुए भी उसने इन कठिनाइयों का बड़े धैर्य से सामना किया। वो थोड़े समय के लिए सफल हुई परंतु अंत में उसकी नारी होना उसे ले डूबा। उसके उत्थान पतन की कथा रोमांस और वीरता और दर्द से परिपूर्ण है। इसमें जो है रजिया का जो हुआ था राज्य जो आरोहण हुआ था, यानी उसको जो राजा बनाया गया था। नूरुद्दीन फिरोजी की मृत्यु के पश्चात रजिया जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्ताना बनी, उसने जो है 1240 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, यानी सिर्फ 4 साल इसने शासन किया था। यह मध्यकालीन मुस्लिम जगत के लिए बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना थी क्योंकि रजिया से पहले कई मुसलमान महिलाएं शासक नहीं बनी थी। क्योंकि महिला जो है ये पहली महिला शासक बनी थी। ठीक है, दूसरी भारतीय तुर्क सरदारों ने एक स्त्री को सुल्तान बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की। तीसरी यह बात स्पष्ट हो गई कि मुस्लिम धार्मिक वर्ग का देश की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं है। यदि ऐसा होता तो रजिया कभी भी सिंहासन पर विराजमान न होती, क्योंकि इस्लामी कानून के अनुसार स्त्री को जो है शासिका का पद नहीं दिया जा सकता। इस सबसे बढ़कर जो बात हुई वह यह थी कि रजिया को दिल्ली के नागरिकों ने अपनी सुल्ताना चुना था। कुछ भी हो, रजिया के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज नहीं थी, कांटों से भरी एक सेज थी। रजिया की आरंभिक कठिनाइयां जो ये थी, पहले तो उसकी कठिनाइयां सबसे पहले तो यही आया कि सरदारों तथा सूबेदारों का विरोध। ठीक है, इसमें रजिया ने दिल्ली की जनता तथा कुछ विद्रोही सैनिक अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, परंतु अनेक बड़े बड़े सरदार तथा प्रांतीय सूबेदार उसे पसंद नहीं करते थे। वह सभी उसके विरुद्ध थे और तो नूरुद्दीन फिरोजी का वजीर मोहम्मद सुनैन भी उसके विरोधी मिर्जा मिला। उसके बाद भाइयों का भी विद्रोह था उसके लिए।
भाइयों का विद्रोह जो था, सभी रजियों के बहुत से भाई विद्वान थे और उन्हें कई सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था। समय आने पर वो सिंहासन के लिए अपने अधिकारी होने का दावा भी कर सकते थे। रजिया का नारी होना भी उसके लिए बहुत कठिनाई था। रजिया के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वह एक नारी थी। राज्य में अनेक ऐसे सरदार विद्वान थे जो रजिया के को सिंहासन के लिए उपयुक्त नहीं समझते थे और इसे स्वीकार करने के कदापि तैयार नहीं थे। उसके बाद था रजिया की सफलताएं। प्रांतीय सूबेदार के विरोध का दमन, यानी जो रजिया सुल्तान थी वो जो सिंहासन समारोह के तुरंत पश्चात रजिया के प्रांतीय सूबेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वदोली, हांसी, सुल्ताना तथा लाहौर के सूबेदारों ने मोहम्मद सुरैद के साठ गांठ करके दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। ये सब लोग इल्तुतमिश के छोटे पुत्र बैराम के सुल्तान बनाना चाहते थे, क्योंकि इल्तुतमिश के जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको वो बिल्कुल ही नापसंद करते थे। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे उनको बनाना चाहते थे। उन्होंने रजिया को राजधानी से घेर लिया और रजिया के लिए अत्यंत संकट का समय था। तलवार के सहारे इस गुट का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। अंततः उसने कूटनीति से काम लिया और उसने क्या किया, उसमें फूट डलवा दी। उनकी आपस में लड़ाई होने लग गया और उसका जो था गुट छिन्न भिन्न हो गया। और छिन्न भिन्न होने की वजह से क्या हुआ, जो है रजिया सुल्तान को बहुत ही फायदा हुआ। ऐसी स्थिति में एकाएक रजिया ने आक्रमण कर दिया और कुछ सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद सुरैद जान बचाकर उत्तर की ओर भाग गया। कहा जाता है कि सिरमौर की पहाड़ी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो है लगभग सभी सूबेदारों ने उसे सुल्ताना स्वीकार कर लिया। उसके बाद था प्रशासन संबंधी कार्य। रजिया ने अपनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए अनेक प्रशासनिक कार्य भी किए। उसने नजाब वजीर मुआजुद्दीन को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। तुर्कों के अहंकार तथा एकाधिकार नष्ट करने के लिए उसने राज्य के ऊंचे पद तथा अन्य मुसलमानों को देने आरंभ कर दिए। उसने विश्वसनीय व्यक्ति को प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किया और उसने एक जो हवजी जमाउद्दीन याकूती को अमीर जो आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार मलकिना हसन गौरी को सेनापति पद सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने एक आश्चर्यजनक किंतु साहसपूर्ण कार्य किया। उसका यह कार्य पर्दे का परित्याग करना था। पुरुषों के वस्त्र धारण करना था और पुरुषों के वस्त्र पहनकर वह स्वयं राज्य कार्य चलाने लग गई और सेना का संचालन करने लग गई। इस तरह उसने योग्यता, शासन और संबंधित सूझबूझ तथा तो परिश्रम द्वारा सभी को प्रभावित कर लिया। परिणाम स्वरूप रजिया का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गया। उसके बाद था राजपूतों का संघर्ष। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात, जब इल्तुतमिश जो उसका फादर था उसकी मृत्यु के पश्चात रणभौर के राजपूतों ने मुसलमान सेना को रणभौरों के किले में घेर लिया। नूरुद्दीन फिरोजी ने इस विषय में कोई कदम न उठाया। रजिया ने शीघ्र ही एक सेना भेजी और घिरे हुए मुसलमान सेना से मुक्त कराया। राजपूतों के अतिरिक्त बंगाल ने भी फिर से दिल्ली का जो है दत्तपति स्वीकार कर लिया। इस तरह जो है लखनऊ से दवेल तक सारा प्रदेश उसके अधिकार में आ गया। रजिया का पतन भी उसमें से बहुत ही कारण आश्चर्यजनक था। कहते हैं रजिया सुल्तान जो थी जो है 36 से लेकर 40 तक इसने राज्य किया, यानी कह सकते हो सिर्फ 4 वर्ष के जो था इसके राज्यकालीन थी। रजिया के कार्य से कुछ समय तक राज्य में शांति बनी रही, परंतु तुर्क सरकार उसकी इस बढ़ती हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा को सहन न कर सका। उसे कई कारण थे। प्रथम तो यह कि रजिया एक दुर्भाग्यवश एक औरत थी। यद्यपि उसमें योग्यता, नेताओं का सभी गुण विद्वान थे, परंतु फिर भी वो बूढ़े तुर्क उसके नेतृत्व में रहना और युद्ध लड़ना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। दूसरे जो है नूरुद्दीन के समय सभी सरदार को अपनी मनमानी करने की खुली छूट थी, परंतु रजिया ने उन पर अंकुश लगा दिया। वे इस बात को अपनी स्वतंत्रता में एक वादा समझ लिया और रजिया गद्दी से उतारने के लिए प्रयत्न करने लग गए। तीसरे, रजिया के सुल्तान बनने पर पर्दे का परित्याग करके पुरुषों के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिए थे। पुरुषों का संचालन करते समय भी वह मर्दाना पोशाक धारण करने लग गए। कट्टर सुन्नी मुसलमान इस सभी बातों को इस्लामी नियम के विरुद्ध मानते थे। अंततः रजिया के विरुद्ध हो गए और चौथे रजिया ने अपनी शक्ति बनाने के लिए अनेक प्रशासनिक पद उठाने लग गई। राजकीय पदों को पुनर्वितरण करते समय उसने अपनी एक हबसी जमाउद्दीन याकूती को शाही अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। एकादशी के प्रति रजिया की इस कृपा दृष्टि से यह अफवाह फैल गई कि रजिया उसे प्रेम करने लगी है और उसके विवाह करना चाहती है, ताकि सरदारों को यह अच्छा न लगा कि वह एक सुल्ताना अपने दरबार के किसी दास से प्रेम करे। तो ये जो थी अफवाह वो भी उसके जीवन के लिए बहुत ही संकट बन गई और उसके शासन के लिए एक अभिश्राप बन गया। इन सभी कारणों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई।
तुर्की जो सरकार थे भड़क उठे और रजिया के विरुद्ध विद्रोह का एक तांता बन गई। पहला विद्रोह लाहौर के सूबेदार कबीर खां आजम ने किया। सूचना पाते ही रजिया ने उसके विरुद्ध प्रस्थान किया और सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कबीर खां पराजित हुआ और युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके 15 दिन पश्चात बठिंडा के शासक मलिक इतुद्दीन अस्तूनी ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया। रजिया ने यहूदी से मिलकर शत्रु के विरुद्ध कुछ किया परंतु असफल रहे। वह पराजित हुए और रजिया बंदी बन गई थी। अतुल ने सरदारों से यहूदी का वध कर दिया। उसे संकटपूर्ण स्थिति में रजिया ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने अतुली के से विवाह कर लिया। इसी बीच उसके पीछे तुर्की सरदारों ने उसके भाई बैराम को राजगद्दी पे बैठा दिया। अंत रजिया ने अलाउतूनी के साथ मिलकर दिल्ली की गद्दी पुण्य प्राप्त करने के लिए बैराम के विरुद्ध प्रस्थान किया और 13 अक्टूबर जो है 1240 ईस्वी के दिन कैथल के समीप दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। रजिया और अलाउतूनी पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया, किंतु वे दोनों किसी प्रकार बंदगिरी से भागने में सफल हो गए। एक दिन जंगल में रात को जब वे सोए हुए थे तो कुछ डाकुओं ने उनकी लूटने के उद्देश्य से कैथल के निकट हत्या कर दी। इस प्रकार जो है रजिया का पतन हो गया और रजिया का जो है अंत भी हो गया। उसके पश्चात रजिया के कार्य का मूल्यांकन देखिए। रजिया सुल्तान ने तो एक औरत होते हुए भी उसने 4 साल के जो है इंपॉर्टेंट प्रशासनिक कार्य को संभाला, और वो संभाल भी पाती अगर वो एक औरत नहीं होती। अगर उनको सभी लोगों के साथ और सहयोग मिलता तो रजिया सुल्तान की जो स्थिति ऐसी थी वो शायद होना संभव नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो एक औरत होने के बावजूद भी अपने आप को जो है एक महान सम्राट में, महान राज्यकार्य में अपने आप को उच्च साबित कर दिया, और उसने साफ कर दिया कि औरतें को और मौका मिले तो वो भी किसी से कम नहीं है। रजिया कार्यों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाली वह एक योग्य एवं कुशल शासिका थी। वो पहली मुसलमान स्त्री थी जिसने सुल्तान बनने का श्रेय भी प्राप्त है। ठीक है, भले ही उसने केवल 3.5 वर्ष तक शासन किया, परंतु इस अल्पकाल में उसने महत्वपूर्ण कार्य भी किए। अपनी योग्यता तथा कूटनीति के बल पर उसने अपने से पूर्व राज्यों में फैली अव्यवस्था एवं अराजकता को दूर किया और अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने में सफल रही। शाही प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास भी किए। वो पहली तर्क सुल्ताना थी जिसने मलिका और सरदारों को शाही आज्ञा मानने पर विवश कर दिया, परंतु उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह थी कि वह स्त्री थी। यही वह स्त्री न होती तो उसकी गणना भारत के महान मुसलमान शासकों में से की जाती, और वास्तव में रजिया बेगम एक वीर, साहसी और योग्य सेनानायक भी थी। उसमें कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे, इसलिए आप कह सकते हो कि वह उन सभी योग्यताओं तथा गुणों से परिपूर्ण थी जो राजाओं के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा रजिया सुल्तान का जो है टॉपिक खत्म हो रहा है। उसके बाद हमारा आ रहा है बलबन के अधीन तुर्क राज्य का संगठन। अब बलबन जो था वो कौन था, उसकी आरंभिक जीवन क्या थी, उसने क्या किया। कहते हैं कि आरंभिक जीवन में जो है बलबन जो था, गियाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबारी तुर्क में एक उच्च परिवार से संबंध रखता था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान था, यानी 10,000 परिवारों का खान था। बचपन से ही मंगोल उसे उठाकर बगदाद ले आए और वहाँ उन्होंने ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों में उसको बेच दिया। यानी बलबन को जो है ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों में बेच दिया गया। ख्वाजा उसे दिल्ली ले आए जहाँ उसे इल्तुतमिश से खरीद लिया। यानी इल्तुतमिश जो था उसको खरीद लिया। ठीक है, जैसे कि इल्तुतमिश को भी जो था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, उसी तरह से इल्तुतमिश ने भी बलबन को खरीद लिया। ठीक है, बलबन देखने में बड़ा ही कुरूप था, इस कारण इल्तुतमिश ने आरंभ में उसे खरीदने से इनकार कर दिया और इस पर बलबन को बहुत दुख हुआ। उसने सुल्तान से पहले खरीदे गए दासों के विषय में पूछा, जहाँ पना ये दास आपने किसके लिए खरीदे हैं? तो सुल्तान ने उत्तर दिया, अपने लिए। सुल्तान का उत्तर सुनते ही बलबन झट से बोल उठा, कृपया मुझे खुदा के लिए खरीद ले। ठीक है, जब उसने ये बोला खुदा के लिए खरीद ले तो उसकी इस बात से सुल्तान बहुत प्रभावित हुआ और उसे खरीद लिया। ठीक है, कुरूप होने के साथ साथ उसमें काफ़ी गुण थी। ठीक है, उसमें बेशक वो कुरूप था लेकिन उसमें शीघ्र ही अपने स्वामी का कृपा पात्र भी बन गया। यानी कहते हैं ना कि
जो सेवा भाव होती है वो किसी को भी भक्त को जो स्वामी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देती है। आरंभ में उसे भिस्ती यानी मसीह का एक काम सौंपा गया। बलबन ने शीघ्र ही सुल्तान को इतना प्रभावित किया कि सुल्तान ने उसे 40 तुर्क अमीरों का गुट में सम्मिलित कर लिया। 40 के सदस्य के नाते बलबन इल्तुतमिश के खसबखरदार अर्थात व्यक्तिगत अनुचर के रूप में कार्य करने लगा। इस पद पर रहकर उसे अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर भी मिल गया। इल्तुतमिश ने अपनी एक बेटी का विवाह भी उससे कर दिया, यानी अब जो हो गया बलबन दामाद हो गया, यानी इल्तुतमिश ने उसको अपना दामाद स्वीकार कर लिया और अपनी छोटी बेटी के साथ विवाह कर दिया। ठीक है, बड़ी बेटी जो थी उसकी रजिया थी, रजिया जिसको सुल्तान भी बनी थी वो, ठीक है, लेकिन ये जो था छोटी बेटी से उसका विवाह कर दिया। उसके बाद क्या था, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध में उसने रजिया का पक्ष लिया और उसका विश्वास पात्र भी बन गया। यानी रजिया सुल्तान का जो था ये खसम खास जो था मंत्री बन गया और उसके मंत्री बनने से जो था बावन बहुत काफ़ी खुश भी हुआ। सुल्तान बनने पर रजिया ने उसे अमीर शिकार यानी ऊंचे पद से सम्मानित किया। बैराम शाह ने उसे रिवाड़ी तथा हंसी की जागीर प्रदान की। मसूद शाह के शासनकाल में बलबन अमीर हाजिब के पद पर पहुंच गया। कहते हैं 1240 ईस्वी में उसने मसूद के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और उसे बंदी भी बना लिया था। उसके स्थान पर मसूद को चाचा जो है नजरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का शासक बना दिया गया। बदला चुकाने के लिए नजरुद्दीन ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। वह राज्य एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। केवल 1 वर्ष छोड़कर वह नजरुद्दीन के सारे शासनकाल में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहा। प्रधानमंत्री के रूप में वह राज्य का सर्वा बन गया। नवाबुद्दीन केवल नाम मात्र का ही शासक था, वास्तविक सत्ता तो बलबन के हाथों में थी। इस प्रकार सुल्तान बनने से पूर्व ही उसे सुल्तान का पुण्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उसे राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी बलबन जो था सभी अधिकारियों पर उसने आम रूप से उसको सफलता मिल गई थी। अब उसको राजा बनने के लिए कोई भी जो वाद्य था वो उसके सामने नहीं दिख रहा था, क्योंकि रजिया सुल्तान जिसको वो विश्वास पात्र था और जिसके सहयोग से वो बना था, रजिया सुल्तान को भी लोगों ने कत्ल उतार दिया, डाकुओं के कारण वो मारी गई। तो अब उसके लिए रास्ता जो था बिल्कुल साफ था, क्योंकि जो जिस पे वो विश्वास करता था वो तो मारा जा चुका था। अब उसके लिए जो है राज्य गद्दी का जो रास्ता था बिल्कुल साफ हो गया। उसके पश्चात था बलबन की सफलताएं। देखिए बलबन लगभग 20 वर्ष तक यानी जो है 1246 से लेकर 66 ईस्वी तक नवाबुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री रहा। यानी 40 में तो था रजिया सुल्तान खत्म हो गई, रजिया सुल्तान का अंत हो गया। तो जो 40 में खत्म हो जाने के बाद 6 साल जो था नासुद्दीन राज्य किया। नासुद्दीन के राज्य पर जो है प्रधानमंत्री के रूप में बलबन जो था कार्यरत था। इस अवधि में उसे प्रशंसनीय सफलता भी प्राप्त किया। उसने मंगोलों के आक्रमण से राज्य की रक्षा किया और उनके विद्रोह का दमन भी, ठीक है, जो है विद्रोह का दमन भी उसने। अगर हम संक्षेप में कहें तो बलबन जो थी बहुत ही सफलता उसने प्राप्त किया। अब उसकी सफलताओं का जो पहली बात है ये है कि व्यक्तिगत शक्ति का उत्थान। नवाबुद्दीन मोहम्मद के राज्य के प्रति उदासीनता के कारण बलबन ने अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ बनाने का प्रयास भी आरंभ कर दिया। उसने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर अपने निकट संबंधी एवं विश्वास पात्रों को नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, यही होता है जब हम किसी के राज्य को हथियाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो है संबंधियों को रख देते हैं जिसके समय आने पर वो हमारे काम आए। तो बलबन ने भी इसी कूटनीति का उसने उपयोग किया। उदाहरण के रूप में उसने अपने सगे से भाई कासूलू खां को अमीर एक हाजिर के पद पर नियुक्त किया। अपने चचेरे भाई शेर खां सिकंदर को लाहौर तथा बठिंडा का गवर्नर बना दिया और 1249 ईस्वी में वह स्वयं नायब मुमक्किली के उच्च पद नियुक्त हुआ। यही नहीं, बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी नवाबुद्दीन से करके सुल्तान को अपना संबंधी भी बना लिया और अपनी स्थिति को और भी अधिक दृढ़ कर लिया। तो ये भी उसके लिए बहुत खास था कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो था नासरुद्दीन से कर दिया। और नासरुद्दीन उस समय राजा था और उससे विवाह करना, ठीक है, उसका संबंधी बन जाना उसके लिए सबसे बड़ी बात बन गई। उसके बाद था खगोरों का दमन। यानी 1240 में सर्वप्रथम बलबन ने
झेलम और चिनाब के बीच रहने वाले खगोर जाति का दमन किया। इस जाति के लोगों ने जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में काफ़ी अशांति फैला रखी थी। अंततः बलबन ने एक विशाल सेना लेकर खगोर पर आक्रमण कर दिया। उसने हजारों की संख्या में खगोरों की मौत के घाट उतार दिया और अनेकों को बंदी बना लिया। उसके बाद क्या था, दोआब के हिंदू सरदारों के विद्रोह का भी दमन उसने बहुत ही कूटनीति से किया। कहते हैं दोआब के अनेक हिंदू सरदारों व प्रांतों में अपनी खोई हुई राजसत्ता को पुण्य प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। अंत खगोरों के दमन के पश्चात बलबन ने इन हिंदू राजाओं को और ध्यान किया और यह स्वयं एक शक्तिशाली सेना सहित दोआब पहुंचा और कई दिन तक हिंदू राजाओं से युद्ध किया। आखिरकार उसे सफलता मिली और उसने वहां अपनी आतंक स्थापित करने के लिए हजारों हिंदुओं की स्त्री बच्चों को सहित मौत के घाट उतार दिया। यानी इतनी संख्याओं में हिंदू स्त्री बच्चों का मौत के घाट उतारना उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा परिचालक बनता है। और इसके बाद जो है कोई भी उसके लिए जो है सर उठाना उसके विरुद्ध संभव नहीं रह गया। उसके पश्चात था राजपूतों का भी दमन उसने बहुत ही कूटनीति के साथ और जो है बहुत ही भयंकर रणनीति के साथ उसने किया। दोआब के हिंदुओं के विद्रोह का दमन करने के पश्चात बलबन ने राजपूताना एवं मलावा के राजपूत शासकों के विरुद्ध अभियान किया। ग्वालियर, चंदेल और काजीरंगा के मलाव में विद्रोह राजपूत शासकों के बलबन ने पराजित करके अनेकों प्रदेश दिल्ली राज्य में मिला लिया। परंतु रणभोड़ा के चौहान शासक नरदेव ने बलबन को हरा दिया। अंततः बलबन यह दुर्ग जीतने में असफल रहा। तब पर बलबन ने मध्य भारत में तथा मलाव के आक्रमण किया और वहां भयंकर लूटमाट की। उसके बाद था मेवातियों के विद्रोह का दमन। दिल्ली के आसपास प्रदेश मेवात के उदयन सरदार और डाकुओं में अशांति फैला रखी थी। ये लोग दिन दिहाड़े पानी भरती हुई लड़कियों को उठाकर ले जाकर उनकी इज्जत लूट लेते थे। इसके आतंक से दिल्ली के आसपास के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। 1248 में बलबन ने मेवाती के प्रदेश पर आक्रमण करके उन्हें धन और जन की भारी क्षति पहुंचाई। परंतु उसके बाद भी मेवाती अनेक वर्षों तक कुछ न कुछ उपद्रव्य मचाते रहे, यानी ये मचाना कभी छोड़े नहीं। इन महत्वपूर्ण सफलता के कारण राज्य में बलबन की स्थिति और भी अधिक दृढ़ हो गई। चालीसा के अन्य सरदार उसकी इस बढ़ती हुई शक्ति को सहन न कर सके। उन्होंने निजामुद्दीन रियान के नेतृत्व में जो संगठित होकर सुल्तान नवाबुद्दीन को उसके विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर सुल्तान अपने आप को बलबन के सामने शक्तिहीन पा रहा था और किसी बहाने उसे पद से हटाने की सोच रहा था। यहाँ तक कि बलबन को अपने भाई किशोर खान ने भी उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। इस शक्तिशाली विरोध गुट के सुझाव में आकर जो 53 इसमें सुल्तान नवाबुद्दीन ने मोहम्मद ने बलबन को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया और वह पुण्य हंसी और वाती की जागीर सौंप दी। प्रधानमंत्री का पद इमामुद्दीन रियाई को सौंप दिया गया। इमामुद्दीन रियान कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। उसके प्रधानमंत्री बनते ही राजधानी तथा उसके आसपास के प्रदेशों में पुण्य उपद्रव होने लग गए। राज्य में एक बार फिर अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण छा गया। इसी बीच बलबन ने भी अपनी कूटनीति से उनके तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त करके अपनी स्थिति को दृढ़ बना लिया। इन तुर्क सरदारों ने सुल्तान को समझाया कि केवल बलबन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य में शांति को बनाए रख सकता है। इसी बीच बलबन एक विशाल सेना सहित राजधानी में आ पहुंचा। वो रिहान के पराजित करके प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करना चाहता था। उनके बीच युद्ध छिड़ने की बाला था कि कुछ अमीरों और सरदारों के बीच बचाव करके दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया। सुल्तान ने भी बलबन को पुनः अपना प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार लगभग 1 वर्ष के बाद यानी 1254 ईस्वी में बलबन ने फिर से प्रधानमंत्री के पद संभाल लिया। उसके बाद उसने अनेक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया। उसके बाद कुतुलुग खां के विद्रोह का दमन। अवध का गवर्नर कुतुलुग खां जिसने सुल्ताना की विधवा माँ से विवाह किया था, जो सुल्ताना की विधवा माँ थी उससे विवाह किया था, बलबन का कट्टर विरोधी था और 1255 ईस्वी में उसने निजामुद्दीन रियान से दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु वह बलबन द्वारा पराजित हुआ। इस युद्ध में रियान मारा गया और कुतुलुग खां प्राण बचाकर सिर मोड़ की पहाड़ियों में जा छिपा। उसके बाद था कुतुलुग खां के विद्रोह का दमन। कहते हैं कि बलबन का भाई कुतुलुग खां सुल्तान तथा उच्च गवर्नर था। वो बलबन के विरुद्ध मंगोल नेता हलाकू खां से जा मिला था। उसने मंगोल में सैनिकों सहायता लेकर और 1257 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। ब्यास नदी के तट के साथ बढ़ते हुए दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। इसी समय जो है कुतुलुग खां भी पहाड़ी से निकलकर उसके साथ आ मिला। इधर दिल्ली
कि कुछ बड़े बड़े अमीरों ने जो बलबन के विरोधी थे, आक्रमणकारियों को यह संदेश भेजा हुआ था कि दिल्ली आने पर राजधानी के द्वार खुले मिलेंगे, किंतु बलबन को यह षड्यंत्र की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अंततः वह सावधान हो गया और उसने आक्रमणकारियों की योजना का विफल कर दिया। इस विद्रोह की असफलता पर किशुल खां भाग कर सुल्तान के मार्ग से इराक चला गया। उसके बाद था मेवातिया का विद्रोह तथा उसका दमन, जो 1259 ईस्वी में किया गया था। अपने प्रधानमंत्री काल में बलबन का एक महत्वपूर्ण अभियान मेवातियों के विद्रोह भी था। मेवातिया लोग व्यान के जाट और भट्टी राजपूत थे। उन्होंने रणभोर के चौहान व अन्य राजपूतों से मिलकर तुर्की शासन के विरुद्ध एक संगठित विद्रोह कर दिया। इस समय बलबन तथा सुल्तान महमूद मंगोल के आक्रमण पर कुतुब खां के विद्रोह का दमन करने में व्यस्त थे। अवसर का लाभ उठाते हुए मेवातियों ने हांसी तथा हरियाणा की भूमि को शिवालिक की पहाड़ियों तक खूब लूटा। खुसरू खां के विद्रोह से निपटने के पश्चात बलबन ने अपना ध्यान पुण्य मेवातियों की ओर लगाया और 1259 ईस्वी में उसने एक विशाल सेना लेकर मेवात पर आक्रमण कर दिया और उनके अत्याचार सहने पर भी मेवाती हतोत्साहित न हुए। वह साहसपूर्वक राजमार्गों पर आक्रमण करते रहे। इसी समय बलबन ने एक बार फिर आक्रमण करके 12,000 मेवातियों को और उनमें जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे, मौत के घाट उतार दिया। लगभग 250 मेवाती जो है नेता बंदी बना लिए गए। बलबन के इस अभियान में अपार धन संपत्ति भी प्राप्त हुआ और इसके वजह से इसको काफ़ी क्रूर भी कहा जाने लगा। उसके बाद था रोहिलखंड में विद्रोह का दमन। मेवातियों के साहस को प्रेरित होकर कटोहर के हिंदू सरदारों ने भी विद्रोह कर दिया और कन्नौज तक प्रदेश पर अधिकार कर लिया। बलबन ने इस विद्रोह के विरुद्ध अभियान किया तथा उन्हें भारी संख्या में धन की हानि पहुंचाई। उसके बाद था हलाकू के दूत का आगमन। कहते 1260 ईस्वी में बलबन ने मंगोल नेता हलाकू के एक राजदूत का दिल्ली में भव्य स्वागत किया। बलबन ने इस अवसर पर राज्य की अनंत सामग्री, धन संपत्ति तथा अमीर व मलुकी सेना का प्रदर्शन भी किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य मंगोल पर दिल्ली सल्तनत की शक्ति का प्रभुत्व जमाना था। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन की उपयुक्त सफलताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसने इस 20 वर्षों में दिल्ली साम्राज्य की बहुमूल्य सेवा भी किया। ठीक है, इसमें बहुत से राइटरों ने अपनी विचारधारा इस शब्दों में व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री के रूप में उसने शासन व्यवस्था में नया जीवन डाल दिया। उसने सम्राट की शक्ति को नष्ट होने से बचा लिया। उसे बड़ी योग्यता से कार्य करके और सेना की शक्तिशाली बनाकर मंगोल के भारत पर अधिकार करने से रोका, तो वो भी उसके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात थी। उसके बाद था सुल्तान के रूप में एज अ किंग। बलबन ने लगभग 20 वर्ष तक नवाबुद्दीन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यद्यपि वह प्रधानमंत्री तथापि उसके अधिक सम्राट से किसी प्रकार कम न थे। राज्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उसका प्रभाव था। उसकी लो तथा रक्त नीति बहुत ही सफल भी थी। वास्तव में बलबन ने इस बात के अनुभव किया था कि कठोर नीति के बिना देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसमें जो है स्टोलेंस लेनपुल ने साफ शब्दों में कहा था कि बलबन के पास सचेत और सख्त होने के कारण मौजूद थे और यदि उसने शक्ति की अति कर दी तो संभवतः यह उसके किसी और के जीवन का प्रश्न था। देखिए, बलबन ने जो शक्ति का उपयोग किया, जो कठोरता का इस्तेमाल किया, वो जन कल्याण के लिए था। क्योंकि उस समय जो था डाकुओं की लूट मार इतनी हो रखी थी कि उसको जो है लो नीति अपनाना ही पड़ा, जिसे लो नीति या लो तथा रक्त भी कहा जाता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। 1266 ईस्वी में जो है नवाबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1266 में जब नवाबुद्दीन जो वहाँ का जो वो था राजा था, उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन राजगद्दी पर बैठा। उसने 1280-86 तक शासन किया, यानी काफ़ी समय तक इसने शासन भी किया। जिस समय बलबन सिंहासन में बैठा तो उस समय उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक गुलाम वंश से था, क्योंकि इसको खरीद के लाया गया था। बेकर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी से विवाह कर दिया था, लेकिन फिर भी ये गुलाम वंश के ही था। ठीक है, तो बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 40 के अन्य सरदार अब भी उसके विद्रोही थे। प्रजा निडर होकर कानूनी विरोध कार्य करती थी। राज्य की प्रतिष्ठा भी गिर चुकी थी। उसने केवल मुखिया पात्र समझा जाता था। सारे राज्य में चारों डाकुओं का बोलबाला था। इन आंतरिक कठिनाइयों से अतिरिक्त उत्तर पश्चिम की ओर से देश के सदैव मंगोल के आक्रमण का भय बना रहता था। इन परिस्थितियों में शासन
कार्य उचित रूप से नहीं चलाया जा सकता था। यदि बलबन की जगह कोई और शासक होता तो शायद देश की गंभीर स्थिति देखकर धैर्य खो देता, परंतु बलबन के धैर्य नहीं छोड़ा। उसने सब कठिनाइयों का डटकर सामना किया और देश में पुण्य, शांति, अनुशासन की स्थापना करने में सफल भी हुआ। इसमें बहुत से राइटरों ने साफ शब्दों में कहा है कि बलबन के लिए दिल्ली का राज मुकुट जगमगाहट के बावजूद कांटों का ताज था। यानी कहते हैं ना कि एक गुलाम वंश के होना कांटों से कुछ कम नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक तो योग्यता होती है, प्लस उसके पास जो होता है एक नया जो होता है, क्या कहते हैं उसको, नया रूप रंग जो होती है कांटों से भरी रहती है। बेशकली वो राजा रहते हैं लेकिन उसको लोग चिढ़ाते हैं, उसको दमन करते हैं। तो कुछ ऐसा ही उसके साथ भी था। बुद्ध सम्राटों ने न केवल राज मुकुट को अपने सिर पर बनाए रखने में सफलता पाई, वरना उसकी मर्यादा में भी अभूत वृद्धि की और दिल्ली के सुल्तान की यशध्वनि समस्त मध्य एशिया में गूंज उठी। यानी बुद्धि सम्राट ने न केवल राज मुकुट को अपने सिर पर बनाए रखने की सफलता पाई, बाकी वो उसने मर्यादा को भी सफल करने में एक विशेष योगदान दिया। उसके बाद था मेवातियों का दमन। कहते हैं नसारुद्दीन के शासनकाल में बलबन के लगभग 12,000 मेवातियों की मौत के घाट उतार दिया था, परंतु फिर भी मेवातियों की शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी। अभी भी द्वाब के प्रदेशों में डाकुओं की भरमार थी। वो फिर से उत्पात मचाने लग गए थे। दिन दिहाड़ लूटमार करना, पानी भर रही लड़कियों को उठाकर ले जाना था, उनका अपमान करना उनके लिए साधारण सी बात हो गई थी। उनके भय से राजधानी का पश्चिम द्वार सायंकाल होते ही बंद कर दिया जाता था। बलबन जैसा शासक यह बात भला कैसे सहन कर सकता था। उसने उन डाकुओं का दमन करने के लिए सर्वप्रथम उन जंगलों के साफ करवाया जहां लूटमार करके वो छिप जाते थे, और फिर उन पर आक्रमण द्वारा भयंकर प्रहार भी किया। राजधानी की सुरक्षा के लिए कई स्थानों पर चौकियां स्थापित की गई जहां भारी संख्या में अफगान सैनिक रखे गए थे। बलबन ने स्वयं मेवातियों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियान का नेतृत्व किया। उसने हजारों मेवातियों को निर्धनता पूर्वक वध भी कर दिया। इस पर बलबन ने बड़ी क्रूरता से मेवातियों का दमन किया। अगर वो दमन न किया होता तो शायद वो मेवातियाँ जो थे उनकी जो क्रूरता थी वो बढ़ती ही चली जाती। द्वाब के लुटेरे पर दमन। मेवातियों की भांति द्वाब के लुटेरे ने भी काफी आतंक मचा रखा था। उनके कारण दिल्ली और बंगाल के बीच का मार्ग सुरक्षित नहीं था। इस मार्ग पर आने वाले अनेकों यात्री लुटेरों का शिकार हो जाते थे। लुटेरों का दमन करने के लिए बलबन स्वयं द्वाब गया और वो कई मास तक पटियाला, कंपिल, जलाली और भोजपुर में रहा। उसने डाकुओं के अड्डों का पता लगाया और उन सबको नष्ट कर दिया। बलबन के इस अभियान को सराहना करते हुए वर्णन लिखते हैं कि बलबन उपद्रव्यग्रस्त जिलों पर वाजे की भांति झपटा और उसने वहीं इतनी मार काट की कि उपद्रवियों का रक्त की नदी बहने लग गई। जो है प्रत्येक गांव तथा जंगल के समीप लाशों के ढेर दिखाई देने लगे और शवों को जो है दुर्गंध गंगा किनारों तक भी फैल गई। उसके पश्चात था कटिहार की विद्रोह का दमन। द्वाब के जो है सैनिक कार्यवाही अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कटिहार के हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सारे प्रदेश में उपद्रव्य मचा रखा था। समारोह तथा बदाऊ के शासक भी उन्हें दबाने में असफल रहे थे। अंत बलबन ने द्वाब के लुटेरे पर दमन करने के पश्चात कटिहार के हिंदू विद्रोहियों की ओर ध्यान दिया और अचानक ही उन सब पर आक्रमण कर दिया। उसने बड़े ही निर्ममा ढंग से उनकी हत्याएं करवाई। 8 वर्ष की आयु से अधिक सभी स्त्री पुरुषों को वध कर दिया। तब पश्चात बलबन ने वहाँ के जंगल को साफ करवाया और यहाँ सड़क का निर्माण भी करवाया। उसके बाद मंगोल के आक्रमणों से देश को बचाना। मंगोल के आक्रमण से उत्तरी भारत की शांति और समृद्धि को काफ़ी खतरा पैदा हो गया था। उन्हें गजनवी तक के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और खलीफा का वध कर दिया गया। उन्होंने मुल्तान, लाहौर और सिंध के प्रदेशों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बलबन ने नजाउद्दीन तथा बहराम को शासनकाल में मंगोल को बुरी तरह से पराजित किया था, परंतु उसके आक्रमण अभी तक जारी थे। बलबन और मंगोल नेता लाखों के मध्य समझौते से भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था और विवश होकर बलबन ने अपनी सीमांत नीति का प्रयोग किया और इसका था कुछ वर्णन इस प्रकार है। बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया और इस सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के उद्देश्य से वह अधिक दिल्ली में ही रहने लगा और उसने बाहर जाना छोड़ दिया। उसके पश्चात दुर्गों और चौकियों की मरम्मत करवाई गई। महत्वपूर्ण स्थानों पर नए किलों का निर्माण भी करवाया गया और उनमें शक्तिशाली सैनिक टुकड़ियों की व्यवस्था भी की गई। इन दुर्गों में भटिंडा
अवहेर, सिरसा और भटैन के दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सभी सेनापति तथा सेनाओं की नियुक्ति वीरता और स्वामी भक्ति के आधार पर भी की जाने लग गई। मुल्तान, समाना और दिलपुर सीमांत प्रदेश घोषित कर दिए गए। इन प्रदेशों में राजघरानों से संबंधी व्यक्ति शासन करने के लिए नियुक्त किए गए। 1217 ईस्वी तक सुल्तान का चचेरा भाई शेर खां इन प्रदेशों के शासक रहा। तब पश्चात बलबन ने अपने पुत्रों मोहम्मद और बुखारा खां को मंगोल के आक्रमण रोकने के लिए इन प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसके बाद शस्त्र अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे और सैनिकों को बढ़िया शस्त्रों की सुसज्जित भी किया गया। देखिए, कोई भी सैनिक के विजय के लिए अस्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और इससे क्या होता है, वो जीत में भी अपने अग्रसर भूमिका निभाते हैं। सभी वृद्ध अधिकारियों को हटा दिया गया और उनके स्थान पर नवयुवक और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। बलबन की इस सीमांत नीति के परिणाम स्वरूप कुछ समय तक उत्तर पश्चिम भारत में शांति बनी रही, परंतु 1279 ईस्वी मंगोल ने आक्रमण पुनः आरंभ कर दिया और इस बार वे व्यास नदी पार करके दिल्ली तक आ पहुंचे थे। इसी समय शाही सेनाओं ने उन पर इतना भयंकर प्रहार किया कि वह आगामी 5-6 वर्षों तक कोई आक्रमण करने का साहस न कर सके। तब पश्चात 1285 ईस्वी मंगोल में पंजाब पर पुनः आक्रमण कर दिया और इस बार बलबन के पुत्र मोहम्मद ने उसका डट कर सामना किया, परंतु हार गया और मारा गया। उसकी मृत्यु का बलबन को इतना आघात पहुंचा कि कुछ समय पश्चात वह स्वयं परलोक सिधार गया। यानी इस वजह से उसको काफ़ी घात पहुंचा कि उसकी पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उसी शोक में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात बंगाल के विद्रोह का दमन। बंगाल सदा से विद्रोह का केंद्र रहा है। जब कभी दिल्ली के सुल्तान को किसी विदेश अथवा अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ता था तो वह स्वयं स्वर्ण अवसर देख बंगाल के शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। ये ऐसा हमेशा हुआ है। ऐसा ही बलबन के राज्यकाल में भी हुआ। बंगाल के शासक तुगरील खां ने सुल्तान के बूढ़ा जानकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और गियाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली। तुगरील खां का यह कार्य बलबन के लिए एक चुनौती थी। दुर्भाग्यवश उस समय बलबन बीमार था। अंत उसने तुगरील खां का दमन करने के लिए अवध के सूबेदार अमीर खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, परंतु अमीर खां पराजित हुआ और वापस भाग आया। उसकी कायरता पर बलबन को बहुत ही क्रोध आया। तब पश्चात सुल्तान ने एक और सेना शत्रु के विरोध भेजी, परंतु उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब बलबन ने स्वयं एक सेना लेकर तुगरील खां के विद्रोह प्रस्ताव किया और बिना किसी कठिनाई के बंगाल की राजधानी लखनौती तक जा पहुंचा। सम्राट के आने की सूचना पाते ही तुगरील खां भाग निकला और किसी सुरक्षित स्थान पर शरण ली, परंतु बलबन भी इस बार उसका अंत करने पर तुला हुआ था। अंत उसने शाही सेना को उसका पीछा करने का आदेश दिया। कुछ दिनों पश्चात बलबन के सैनिक ने उसे खोज निकाला और वर्णन के अनुसार जब शाही सेना ने तुगरील खां पर छापा मारा तो वह अपने कुछ साथी सहित रंगरलिया मना रहा था। शाही सैनिकों ने सामने देख उसने घोड़े पर सवार होकर भागने का प्रयास किया, परंतु उसी समय एक सैनिक के तीर से घायल होकर पृथ्वी पर आ गिरा। उसके गिरते ही उस पर बार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसका धड़ आपस की नदी में फेंक दिया गया, परंतु सिर सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया गया। बलबन ने विद्रोह का दमन करने के लिए बंगाल की राजधानी लखनौती में अनेक अत्याचार भी किए। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि जैसे दंड लखनौती में दिया गया था, वैसे ही दंड के बारे में कभी किसी ने दिल्ली में नहीं सुना और न ही हिंदुस्तान में किसी की ओर ऐसी घटना याद है। कहते हैं कि उसने इस नगर के 2 मील लंबे बाजार के दोनों ओर सूलियां गड़वा दी और तुगरील खां के सभी साथियों एक समर्थक को इन पर चढ़ा दिया गया। जिसका भी तुगरील खां सम्मान करता था उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। फिर भी कुछ काजियों ने माफी मांगकर अपनी जान बचा ली। इस विद्रोह के दमन से बलबन की प्रतिष्ठा में असाधारण वृद्धि हुई। प्रसिद्ध लेखक बर्निन ने साफ शब्दों में कहा था कि बलबन की आदर बहुत बढ़ गया और संसार इससे एक प्रकार के भयभीत भी हो गया कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। तब पश्चात बलबन ने अपने पुत्र बुगैरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसे भी यह चेतावनी दी गई कि यदि उसने विद्रोह करने का कोशिश किया तो उसकी भी यही दुर्दशा की जाएगी जो तुगरील खां अथवा उसके साथियों की हुई थी। उसके पश्चात गुप्तचर व्यवस्था। बलबन ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक उत्तम गुप्तचर व्यवस्था भी किया था। उसने प्रत्येक विभाग
नगर तथा प्रांत में अपने गुप्तचर नियुक्त किए थे। इन गुप्तचरों का कार्य सुल्तान के राज्य के अंदर होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का समाचार यथाशीघ्र सुल्तान को भेजना होता था। अंततः यह गुप्तचर राज्य के अमीर, सूबेदारों एवं वरिष्ठ अधिकारियों गुप्त भेदों का पता लगाकर सुल्तान को सूचित किया जाता था। बलबन की इस कठोर गुप्तचर व्यवस्था के कारण अमीर और अधिकारी वर्ग में इतना आतंक था कि वह अपने घरों में परंपरा जो है वार्तालाप करते हुए भी गुप्तचरों से आतंक रहते थे। गुप्तचरों की नियुक्ति बहुत छानबीन के बाद की जाती थी, उन्हें अच्छे वेतन दिए जाते थे। दूसरी ओर यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य में असफल रहता तो उसे कड़ा दंड भी दिया जाता। वास्तव में गुप्तचर व्यवस्था की कुशलता के कारण बलबन विद्रोह एवं षड्यंत्र को नियंत्रण में रख सका तथा सम्राट के जो है शांति की स्थापना भी कर सका। उसके बाद सेना का पुनर्गठन। बलबन ने शासनकाल में अनेकों प्रशंसनीय सैनिक सुधार किए। उसने पैदल घुड़सवार सेना का नया ढंग से संगठित किया। उसने सेना का उचित संचालन करने के लिए अनुभवी वीर और स्वामी भक्त सरदारों की नियुक्ति भी किया। उसने सेना में केवल युवकों को ही भर्ती किया तथा कमजोर एवं बूढ़े को सेना से निकाल दिया। उसने सारे राज्य में जो सड़कें बनवाई ताकि संकट के समय चौकियों की सहायता के लिए शीघ्र ही सेना भेजी जा सके। उसने सीमांत प्रदेशों में दुर्गों का निर्माण भी कराया। इन दुर्गों की रक्षा का भार उसे अपने रिश्तेदार तथा वीर सैनिकों को सौंप दिया। उसने दिल्ली के निकट बड़े बड़े सैनिक शिविरों में सैनिक के प्रशिक्षण दिए जाने का उचित प्रबंधन किया। यहाँ उन्हें युद्ध कला के नवीन ढंग सिखाए जाते थे। सैनिकों की नवीन हथियार देने के उद्देश्य से कारखाने स्थापित किए गए थे। इन प्रयासों से परिणाम स्वरूप सेना का रूप भी निखर गया था। इन सब संगठित सेना से आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणकारी का डट कर सामना किया जा सकता था। देश में शांति तथा सुरक्षा की स्थापना भी की गई। उसके पश्चात राजपथ की प्रतिष्ठा की स्थापना। बलबन से पूर्व दिल्ली के सुल्तान की हालत बड़ी शोचनीय थी। दरबार में उनके सामने भद्दे मजाक किए जाते थे, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं था। राजपथ की प्रतिष्ठा लुप्त हो चुकी थी। बलबन ने राजपथ की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए। उसने अमीर तथा वजीरों की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। कोई भी राज्य कर्मचारी उसकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता था। अपने प्रत्येक आज्ञा का पालन वह कठोरता से करवाने लगा। उसने जो है जिल ए इलाही कोई कार्य मतलब जिल ए परमात्मा की छाया की उपाधि भी धारण किया। प्रत्येक विदेशियों में अपने सम्मान की वृद्धि के लिए बलबन ने एक आकर्षक राज्य दरबार की व्यवस्था भी की। उसका विचार था कि केवल सुसज्जित दरबार ही सुल्तान के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति बढ़ाने में सहायता होता है। वह हर समय गंभीर मुद्रा में रहता था। सुल्तान की आज्ञा के बिना दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी दरबार में सुल्तान के संबोधित नहीं कर सकता था। उसने रहन सहन में भी सुल्तान से काफ़ी परिवर्तन किया। उसने शराब पीना, रंगरलियाँ मनाना सादा लिए बंद कर दिया गया। यह दरबार में न तो स्वयं कभी हंसता तथा कभी किसी की हंसने का भी आज्ञा नहीं होता था। कठोर दंड की विद्वान व्यवस्था की गई थी। अब बदुल के सुधार बकबक ने अपने एक सेवक का वध भी कर दिया, जो उसे दरबार में इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि बलबन के भय से अवध के सूबेदार हैबत खान ने ऐसे ही एक अपराध में मृतक दास की विधवा को 20,000 टाँके देकर अपना पीछा छुड़वाया था। उसके बाद था इतिहास में बलबन का स्थान। पूर्व मध्यकालीन मध्य में बलबन को निसंदेह स्वच्छ स्थान प्राप्त है। लगभग 40 वर्ष सल्तनत की भागदौड़ बलबन के हाथों में रही। इनमें से उसने जो है 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में था और 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में सल्तनत का कार्यभार संभाला। बलबन के समय दिल्ली सल्तनत के सामने आंतरिक एवं विदेशी संकट के घेरे हुए बादल थे। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर राज्य के अमीर एवं सूबेदार स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। डाकू और लुटेरों ने उत्पात मचा रखा था और प्रजा आतंक के साए में जी रही थी। ताज की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। उस समय राज्य के अमीर सुल्तान कोई परवाह नहीं करते थे, जो उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण में स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया था। ऐसे गंभीर संकट के समय सुल्तान ने राज्य की भागदौड़ संभाला। उसने देश में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से रक्त एवं लोक की नीति भी अपनाई। उसने डाकुओं, लुटेरों, विद्रोहों को ऐसे कड़े दंड दिए गए जो बलबन का नाम सुनते ही उसकी आत्मा कांप उठती थी। उसी यह नीति सम्राट में शांति स्थापित करने में काफ़ी सीमा तक सफल भी रही। उसने अपने अथाक प्रयासों से मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत सुरक्षित बनाया। उसने ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित भी किया। उसने दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली सेना का गठन भी किया। बलबन साम्राज्य विस्तार की नीति को विरुद्ध था, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि विजय से पूर्व सम्राट का सुदृढ़ आवश्यक है। निसंदेह दिल्ली सल्तनत के सुसंगठित करने में बलबन की जो है प्रशंसनीय योगदान था। इसलिए कहा जा सकता है कि जो है
बलबन ने काफ़ी कूटनीतियों का ही प्रयोग किया। जो इसका बलबन का जो था बलबन की रक्त एवं लोन नीति थी वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही कारगर थी। आखिरकार बलबन को जो है ये रक्त एवं लोन नीति अपनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। जैसे कि आपको पता ही कि जब बलबन राज्य करता था तो उस समय सबसे बड़ी समस्या जो था वहाँ की डाकू थी। ठीक है, मंगोल जो शासक था उनकी प्रॉब्लम थी। वहाँ पर इतने अपद्रव्य फैलते थे कि उसको सख्त रूल रेगुलेशन को लागू करना उसके लिए ज़रूरी पड़ गया। और इसी जो है शक्ति की वजह से ही जो है उपद्रवियों को कंट्रोल किया जा सकता था। तो इसलिए जो है बलबन ने जो है अपने शासन को सुदृढ़ और शांति में चलाने के लिए उसने इस नीति का पालन किया। कहते हैं बलबन ने जो है 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन में बैठा और उस समय देश में अराजकता फैली हुई थी। अनेक भाग में जो है कानून एवं न्याय व्यवस्था छीन भिन्न हो चुकी थी। सड़कें असुरक्षित थी, स्थान स्थान में विद्रोह हो रहे थे। राजपद की जो प्रतिष्ठा लुप्त हो चुकी थी। तुर्की सरदार जो माननीय करते थे इच्छानुसार वो एक जो है सुल्तान के गद्दी से उतारने और दूसरे को बिठा देते थे। वास्तव में 40 के सरदार के सुल्तान को चुनते थे, यानी उसमें 40 के चालीसा के सरदार चुनते, यानी 40 सरदार इसमें व्याप्त होते थे और उनका काम था चारों तरफ शांति फैलाना। इस समय लोगों के जीवन जो सम्मान और संपत्ति सुरक्षा नहीं थी। इसके साथ साथ मंगोल के आक्रमण का भय भी बना रहता था। मंगोल जो है बलबन को नाक में दम कर रखा था। इसी कारण स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई थी। इसी पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता थी। केवल तलवार का प्रयोग करके रक्त बहाकर ही विद्रोह को समाप्त किया जाना संभव नहीं था। बलबन ने ऐसा ही किया। उसने विद्रोह की जो है गर्दनें कटवा दी, जो विद्रोही थे उनको गर्दनों को कटवा दिया और उसमें भूसा भर कर बाजारों में लटका दिया जाता था। मनमानी करने वाले सरदारों की मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसे 20 वर्ष जो 1266 से लेकर 1286 तक राज्य की इस 20 वर्षों में क्रूरता और कठोरता से विद्रोही मंगोल उद्यमधीर सरदारों और चोर डाकों का दमन किया। बलबन की यही बल प्रयोग की नीति को हम रक्त एवं लोन नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आखिर लोन नीति में क्या विशेषता थी आपको तो एक बात समझ में आ ही चुका होगा कि बलबन का जो रक्त एवं लोन नीति थी वो इस प्रकार थी कि जो भी व्यक्ति लूट मार करता या किसी तरह का गलत काम करता उसको वो क्या करता, जो उसके बॉडी के जो है हड्डियों के निकलवा के उसमें क्या करता है सारे में भूसा ठूस के और उसको क्या करता चौराहों पर लटका देता कि दूसरा जो व्यक्ति हो इसको साहस न करे ऐसा कोई काम करने का। तो ऐसे लोन नीति थी। ठीक है, लेकिन इस लोन नीति की कुछ विशेषता भी थी जिसको हमें अभी जानना है। पहली विशेषता तो यही थी सेना का पुण्य गठन। बलबन की बल प्रयोग नीति का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी सेना थी। सेना की सहायता के बिना किसी विद्रोह का दमन करना कठिन नहीं अतुल असंभव था। अंततः बलबन ने अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम सैनिक शक्ति पर बल दिया। इसके लिए उसने अनेक सैनिक सुधार भी किए। उसने पैदल एवं घुड़सवार सेना का नया ढंग से गठन किया। उसने सेना का उचित संचालन के लिए अनुभवी वीर और स्वामी भक्त सरदारों की नियुक्ति भी किया। उसने सेना में केवल युवकों की ही भर्ती किया और कमजोर एवं बूढ़े को सेना को निकाल दिया। उसने सारे राज्य में अनेक सड़क बनवाई ताकि संकट के समय सैनिक चौकियों पर सहायता के लिए सेना शीघ्र ही भेजी जा सके। उसने सीमांत प्रदेशों में दुर्गों का निर्माण भी करवाया। इन दुर्गों की रक्षा के लिए भारत उसने सभी अपने रिश्तेदार और वीर सैनिकों को सौंप दिया। उसने दिल्ली के निकट बड़े बड़े सैनिक शिविरों में सैनिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के प्रबंधन भी किया। यहाँ उन्होंने युद्ध कला के नवीन ढंग सिखाए गए। बलबन ने सैनिकों के नवीन हथियार देने के उद्देश्य से अनेक कारखाने की स्थापना भी किया। इन नवीन संगठन सेना से आंतरिक विद्रोह था तथा बाहरी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया जा सके तथा देश में शांति व सुरक्षा की स्थापना किया जा सके। उसके बाद मोमबत्तियों का दमन। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जब बलबन प्रधानमंत्री के पद पर था तो उसे लगभग 12,000 उपद्रवी मोमबत्तियों की मौत के घाट उतार दिया था, परंतु अभी तक उसकी शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी। वो फिर जो है उत्पात मचाने लगे थे। दिन दहाड़े लोगों को लूट लेना, पानी भरती हुई लड़कियों को उठाकर ले जाना, उनका अपमान करना उनकी आदत सी बन चुकी थी। उनके इन कार्यों को बलबन सहन नहीं कर सकता था। अंततः उसने उनके विरोध कठोर नीति अपनाई। उसे हजारों मोमबत्तियों को पकड़कर निर्दयतापूर्ण ढंग से उसका वध कर दिया और उन जंगलों को भी साफ करवा दिया जहां मोमबत्ती लूटमार करने के लिए पश्चात आश्रय पाते थे।
बलबन की इस कठोर नीति को स्वरूप प्रजा के मुआवजे अत्याचार से छुटकारा मिल गया। इसी को ही रक्त लोन नीति भी कहा गया। उसके बाद द्वाब के लुटेरों का दमन। बलबन ने द्वाब के लुटेरों का दमन करने के लिए भी रक्त लोन नीति का ही सहारा लिया। इस लुटेरों ने भी काफ़ी आतंक मचा रखा था। वो दिन दहाड़े जो थे दिल्ली तथा बंगाल के राजमार्ग पर जा रहे यात्रियों को लूट लेते थे। बलबन ने उनका अंत करने का ठान लिया। अंततः वह स्वयं द्वाब गया और कई मास के निरंतर परिश्रम के पश्चात उसने लुटेरों को अड्डे का पता लगा लिया। फिर क्या था, सभी और उन लुटेरों की लाशों और रक्त की दिखाई देने लगा और जो लुटेरे बच भी गए उन्हें फिर से ऐसी कार्य करने के लिए साहस नहीं किया। वास्तव में रक्त तथा लोन नीति का पूरा प्रभाव द्वाब के डाकुओं के विद्रोह देखने को मिलता है। उसके पश्चात था कटहरे के विद्रोह का दमन। अपने राज्य में लुटेरों का अंत करने के पश्चात बलबन का ध्यान कटहरे के विद्रोह की ओर गया। उसने समस्त प्रदेश में इतना उपद्रव्य मचा रखा था कि अवरोह में बंधु और मुस्लिम शासक भी उसे विद्रोह को न दबा पाए। परंतु बलबन ने उसने हार मानने वाला न था। उसने उनका अंत करने के लिए एक विशाल सेना सहित उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और बड़े निर्मम ढंग से उपद्रवियों का वध कर दिया। उपद्रवियों खून की नदियां बहने लगी और स्थान स्थान पर लाशों के ढेर लगने लगी। 8 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी स्त्री पुरुषों को मार दिया गया और अनेक उपद्रवी सरदारों को जिंदा खाल खिंचवा कर उनमें भूसा भर दिया गया और उन्हें दिल्ली के दरवाजों पर लटका दिया गया। परिणाम स्वरूप राज्य के सभी लोग भयभीत हो उठे और उन्हें फिर कभी विद्रोह करने का साहस नहीं किया। ठीक है, ये नीति जो थी लोन नीति के अंतर्गत ही आता था, जिसके वजह से उपद्रवी बिल्कुल ही शांत हो गए, क्योंकि उनके लहासे जो थी उसने दिल्ली के जो किले के आसपास सभी जगह भूसा भर के लटका दिया। बंगाल के विद्रोह का दमन। बंगाल के शासक तुगलुद्दीन खान ने सुल्तान के बूढ़ा जानकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस पर बलबन ने अमीर खां को उसकी दमन करने के लिए भेजा, किंतु अमीर खां पराजित हुआ और वापस आ गया। बलबन ने एक और सेना भेजी, किंतु वह अभी पराजित हुई। तब बलबन ने स्वयं अपनी सेना के साथ बंगाल की ओर कूच किया। यह सुनकर कि सुल्तान स्वयं लखनौती आ रहा है तो खां जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। सुल्तान की सेना ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया, परंतु उसे बलबन संतुष्ट न हुआ। वह तो विद्रोह तुगलक खां को सबक सिखाना चाहता था। शाही सेना के तुगलक खां का पीछा किया और कुछ दिनों बाद वह पकड़ा गया और उसकी वध कर दी गई। उसके सगे संबंधी को उसके स्त्री बच्चों सहित मार दिया गया। इस प्रकार उसने अन्य प्रांतों शासकों को यह बता दिया कि वह विद्रोह सहन नहीं कर सकता है। ये सारे बात जो थी लोन नीति के अंतर्गत ही आता था। सच तो यह है कि बलबन ने अपने शासनकाल में इन नीतियों का चलाकर आंतरिक शांति की पुण्य स्थापना किया और राजपद की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान भी किया। एक कठोर शासक के रूप में उसने बड़े बड़े सामंतों की शक्ति को कुचल कर देश में तुर्की शासन को एक नवीन रूप प्रदान किया। चारों ओर डाकुओं के नाश करके अपने सार्वजनिक मार्गों को सुरक्षित भी किया। जनजीवन की सामान्य बनाया। बलबन की आरंभिक कठिनाई तथा संकटों को देखते हुए ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि बलबन ने लोन रक्त नीति को नहीं अपनाई होती तो शिशु दिल्ली सल्तनत 1226 ईस्वी से 3 शताब्दी पूर्व ही समाप्त हो जाती। लेकिन बलबन की जो लोन नीति थी उसी के वजह से सल्तनत आगे तक चली और चलती रही। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसमें डॉक्टर S.A. श्रीवास्तव ने साफ शब्दों में कहा था कि बलबन ने तुर्की सुल्तान की रक्षा का प्रवर्तन किया और सच्चे नव जीवन प्रदान भी किया। वही उसका सबसे महान कार्य था, क्योंकि लोन नीति के कारण ही डाकू मंगोल सारे के सारे डरे और उन्हें दोबारा बलबन से आमने सामने होने का कभी भी चेष्टा तक भी नहीं किया। तो ये सारे लोन नीति ही थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिसकी वजह से आप मेरे वीडियो का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊँ और आपको फ़ायदा ना पहुँचाऊँ। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय, अगले वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।